नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर दिल्ली से है, जो आज यूएनएससी की आतंकवाद निरोधक बैठक होने वाली है। आतंकवाद निरोधक बैठक का आज समापन। आतंकवाद पर लगाम कसने पर होगी चर्चा। नई तकनीकों के दुरुपयोग पर रहेगा फोकस। आतंकवाद पर लगाम कसने के मकसद से भारत में आयोजित हो रही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 2 दिवसीय बैठक का आज आखिरी दिन है। आज दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधक समिति की विशेष बैठक का समापन होगा। बैठक में आतंकवाद से संबंधित 3 बिंदुओं पर चर्चा होगी, जिसमें आतंकवादियों द्वारा सूचना और संचार तकनीकी के दुरुपयोग, इंटरनेट और भुगतान के नए तौर तरीकों के दुरुपयोग से निपटने और ड्रोन के इस्तेमाल से निपटने को लेकर चर्चा होगी। पहले दिन शुक्रवार को मुंबई में ताज होटल में यह बैठक हुई थी, जो आज 26/11 आतंकी हमला हुआ था, जिसका दर्द भारत और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आज भी नहीं भूला है। बैठक में भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान का आतंकी समर्थक चेहरा बेनकाब किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की मौजूदगी में मुंबई में हुए 26/11 आतंकी हमले में पाकिस्तानी आतंकी साजिद मीर का वो ऑडियो प्ले किया गया, जिसमें वो फोन पर आतंकियों से होटल में मौजूद लोगों को मारने की बात कह रहा है। बड़ी खबर कोयम्बटूर से है, जहां कार ब्लास्ट में एनआईए का बड़ा खुलासा। पूछताछ के दौरान आरोपी ने कबूल किया अपना जुर्म। में फिरोज इस्माइल ने कबूल किया जुर्म। केरल की जेल में आतंकियों से की थी मुलाकात। आतंकी अजरुद्दीन और राशिद से की थी मुलाकात। कोयम्बटूर कार ब्लास्ट केस में एनआईए को जांच सौंपने के बाद नया खुलासा हुआ है। दरअसल कोयम्बटूर विस्फोट मामले के 6 आरोपियों में से एक ने पूछताछ के दौरान आरोप कबूल कर लिया है। उसने कहा है कि वो केरल की जेल में 2 ऐसे लोगों से मिला था जिनका श्रीलंका के ईस्टर बम विस्फोट में शामिल आतंकी संगठन आईएसआईएस से संबंध था। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि फिरोज इस्माइल ने कबूल किया है कि उसने केरल की एक जेल में बंद मोहम्मद अजरुद्दीन और राशिद अली से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के मकसद का पता लगाने के लिए आगे की पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने कहा है कि 5 आरोपियों को उनके घर ले जाया गया है, तलाशी ली गई। कोयम्बटूर विस्फोट मामले में ये बड़ा खुलासा हुआ है, जहां आरोपी ने बताया है कि जेल में उसकी मुलाकात ऐसे 2 लोगों से हुई जिनका संबंध आईएसआईएस से है। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का गुजरात दौरा। नवसारी से करेंगे दौरे की शुरुआत। नवसारी में कई चुनावी कार्यक्रमों में भाग लेंगे खड़गे। आदिवासी और पटेल समुदाय में पैच बनाने पर फोकस। गुजरात विधानसभा चुनाव के ऐलान को लेकर अटकलों का दौर जारी है। चुनाव आयोग ने बेशक अभी गुजरात विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन सभी पार्टियां जोर शोर से चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई हैं। बीजेपी जहां अपनी सत्ता कायम रखना चाहती है, वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी उसके अभेद्य किले में सेंध लगाने की कोशिश में है। इसी कड़ी में कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गुजरात दौरे पर जा रहे हैं। खड़गे आज गुजरात दौरे पर रहेंगे। वो नवसारी जिले से अपने दौरे की शुरुआत करेंगे। नवसारी दक्षिण गुजरात की काफी महत्वपूर्ण सीट है, जिस पर पिछले 35 साल से बीजेपी का कब्जा है। मल्लिकार्जुन खड़गे आदिवासी बहुल क्षेत्र नवसारी में कई चुनावी कार्यक्रमों में भाग लेंगे। खड़गे की यहां से अपने दौरे की शुरुआत करने का मकसद आदिवासी और पटेल समुदाय में पैठ बनाना है। पटेल समुदाय का कई सीटों पर प्रभुत्व है। नवसारी को मिनी भारत भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ रोजी रोटी कमाने के लिए देश के लगभग सभी राज्यों के लोग आते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल भी यहाँ से ही आते हैं। लगातार 5 बार नवसारी से बीजेपी के पीयूष भाई देसाई को जीत मिली है। 2017 में बीजेपी के पीयूष भाई दिनकर भाई देसाई ने कांग्रेस उम्मीदवार भावनाबेन अनिल भाई पटेल को 40,095 वोटों से हराया था। इस बार कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी के चुनावी मैदान में होने से मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। वहीं सीएम केजरीवाल और सीएम मान का गुजरात दौरा। केजरीवाल मान के गुजरात दौरे का दूसरा दिन अलग अलग जगह पर करेंगे चुनावी जनसभा। आपके चुनाव प्रचार को गति देंगे केजरीवाल मान। पार्टी नेताओं के साथ अहम बैठक करेंगे केजरीवाल। 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर है केजरीवाल मान। गुजरात विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चुनावों की तारीख को लेकर बेशक अटकलों का दौर लगातार जारी है, लेकिन तमाम राजनीतिक दल पूरी तरह से इलेक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल गुजरात पहुंचे हैं। उनके 3 दिन के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। इस दौरे पर उनके साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी हैं।
दोनों नेता आज अलग अलग जगहों पर चुनावी जनसभाएं करेंगे और पार्टी के चुनाव प्रचार को गति देंगे। केजरीवाल और मान की गुजरात में 6 चुनावी जनसभाएं प्रस्तावित हैं। वहीं केजरीवाल आज पार्टी नेताओं के साथ अहम बैठक भी करेंगे। गुजरात चुनावों की तारीखों की घोषणा 1 नवंबर या फिर 2 नवंबर को होने की संभावना जताई जा रही है। 2017 के चुनाव में मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही है, मगर इस बार आम आदमी पार्टी के आने से मुकाबला त्रिकोणीय और रोचक होने की उम्मीद की जा रही है। पंजाब में बड़ी जीत के बाद आम आदमी पार्टी को भी गुजरात में काफी उम्मीदें हैं। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी ने गुजरात चुनाव में पूरी जान फूंक दी है। पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं। वहीं अब स्टार कैंपेनर भगवंत मान भी चुनाव प्रचार में उतरे हैं। 3 दिवसीय दौरे पर हैं सीएम केजरीवाल और सीएम भगवंत मान और आज गुजरात दौरे का ये दूसरा दिन है, जहां 6 अलग अलग जगहों पर चुनावी प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे सीएम भगवंत मान और साथ ही सीएम अरविंद केजरीवाल। इस दौरान पार्टी नेताओं के साथ अहम बैठक भी करेंगे। आने वाले वक्त में गुजरात विधानसभा चुनावों का ऐलान हो सकता है, लेकिन इससे पहले ही चुनावी बिसात बीत चुकी है और लगातार हर पार्टी के नेता यहां पर पहुंचकर प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। और चलिए अब आपको हिमाचल विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर बताते हैं। नामांकन पत्र वापस लेने का आज आखिरी दिन। राज्य की 68 विधानसभा सीटों पर 12 नवंबर को मतदान होने हैं। 8 दिसंबर को आएंगे चुनाव के नतीजे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है। सभी पार्टियों के प्रत्याशियों ने नामांकन भर दिया है और आज नामांकन पत्र वापस लेने का आखिरी दिन है। राज्य की 68 विधानसभा सीटों पर कुल 630 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है। हालांकि आज नाम वापस लेने के बाद उम्मीदवारों की संख्या कम हो सकती है, क्योंकि कई उम्मीदवारों ने पार्टी का आधिकारिक उम्मीदवारों के कवरिंग उम्मीदवार के रूप में पर्चे भरे हैं। हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों पर 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि 8 दिसंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। आठ दिसंबर को आएंगे चुनाव के नतीजे, लेकिन इससे पहले आज नाम वापसी की अंतिम तिथि है। नामांकन पत्र वापस लेने का आज आखिरी दिन है और ऐसे में अभी तक 630 उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं। आज हालांकि किसी का नामांकन रद्द होता है तो ऐसे में की संख्या घट सकती है। और अब बात करेंगे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की। आखिरकार विधायकी चली गई। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने रामपुर कोर्ट से आदेश मिलने के बाद ये कार्रवाई की है। इसके बाद रामपुर विधानसभा की सीट रिक्त घोषित कर दी गई है। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में आजम खान को दोषी करार दिया है, जिसके तहत आजम को 3 साल कैद और 25,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। सजा की आधिकारिक कॉपी मिलने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने रामपुर विधानसभा सीट को रिक्त घोषित कर दिया है। इस पूरे मामले पर सपा प्रवक्ता फकरुल हसन ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। देखिए, लोकतंत्र में जनता की अदालत से बड़ी कोई अदालत नहीं है और जनता की अदालत में माननीय आजम साहब कई बार सांसद, कई बार विधायक रहे। आज जिस तरीके से हड़बड़ाहट में उनकी सदस्यता को रद्द किया गया है, माननीय आजम साहब माननीय न्यायालय में इस फैसले को चुनौती देंगे और पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी माननीय आजम साहब के साथ मजबूती से खड़ी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के स्पीकर सतीश मान के फैसले का स्वागत किया गया। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने किया स्वागत। आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द का स्वागत। खाली सीट पर खिलेगा कमल, ये उन्होंने कहा है। 6 महीने में रिक्त सीट पर होंगे चुनाव। आजम खान के खिलाफ विधानसभा स्पीकर सतीश महाना की कार्रवाई पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द होने पर खाली विधानसभा सीट के उपचुनाव जब भी होंगे उस सीट पर बीजेपी का कमल खिलेगा। उन्होंने ट्वीट कर कहा, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की विधानसभा सदस्यता खत्म। हेट स्पीच मामले में सजा होने के बाद विधानसभा की सदस्यता खत्म हुई है। चुनाव आयोग के ऐलान के बाद खाली हुई सीट पर चुनाव होंगे और वहां कमल खिलेगा। तो इस तरीके से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है और उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि आने वाले वक्त में जब भी चुनाव होंगे रामपुर में अब कमल खिलेगा।
माननीय अध्यक्ष विधानसभा श्री सतीश महाना जी ने मोहम्मद आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द करने का फैसला किया है। उसका स्वागत किया जाता है और यहाँ जब भी चुनाव होंगे यहाँ कमल खिलेगा, इस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया है। और अब बात करेंगे तेलंगाना की, जहां ऑपरेशन लोटस पर सियासत हुई तेज। एसीबी कोच ने बीजेपी नेताओं की रिमांड की खारिज। पुलिस ने खरीद फरोख्त मामले में किया था गिरफ्तार। एसीबी की विशेष अदालत ने सबूत नहीं होने पर छोड़ा। एसीबी कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएगी पुलिस। तेलंगाना में टीआरएस नेताओं को खरीदने के मामले में सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। दरअसल देर रात पुलिस ने ऑपरेशन लोटस के संबंध में बीजेपी के 3 नेताओं के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज कर उन्हें हिरासत में ले लिया था। रात में कड़ी सुरक्षा के बीच तीनों आरोपियों को एसीबी की विशेष अदालत में जज के आवास पर पेश किया गया, जहां जज ने पेश किए गए रामचंद्र भारती, नंद कुमार और सिम्हायाजी स्वामी की रिमांड खारिज कर दी है। साथ ही तीनों आरोपितों को तत्काल रिहा करने के आदेश दिए हैं। एसीबी जज ने गिरफ्तारी प्रक्रिया को गलत बताया। उन्होंने कहा कि दिए गए वर्गों के लिए कोई उचित सबूत नहीं है। वहीं पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बाद तीनों को छोड़ दिया है। एसीबी कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुलिस ने तेलंगाना हाई कोर्ट का रुख किया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में वो तेलंगाना हाई कोर्ट में एसीबी कोर्ट के फैसले को चुनौती देगी। खबर राजस्थान से, जहां पंचायत और नगरीय चुनाव का बिगुल बजा। अगले महीने होंगे पंचायत और नगरीय उपचुनाव। 10 नवंबर से नामांकन दाखिल किए जाएंगे। 18 नवंबर को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। 25 नवंबर को होगी वोटिंग। 27 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। राजस्थान में अगले महीने पंचायत और नगरीय निकायों में खाली पड़े पदों पर उपचुनाव करवाए जाएंगे। उपचुनाव करवाने को लेकर राजस्थान निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम जारी कर दिया है। पंचायती राज के उपचुनाव के लिए 25 नवंबर को वोटिंग होगी। 10 नवंबर से नामांकन दाखिल किए जाएंगे। वोटों की गिनती 27 नवंबर को होगी, जबकि राज्य के नगरीय निकायों के चुनाव कराने के लिए 10 नवंबर को सूचना जारी की जाएगी। नगरीय निकायों में 14 पद खाली है। वहीं नगरीय निकायों के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 नवंबर है। 17 नवंबर तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे, जबकि 18 नवंबर को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। आपको बता दें कि ये उपचुनाव ईवीएम से कराए जाएंगे। तो अगले महीने पंचायत और नगरीय उपचुनाव होने वाले राजस्थान में, जिसको लेकर के तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 25 नवंबर को यहां पर वोटिंग होगी और 27 नवंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। आपको बता दें कि यहां पर ईवीएम के जरिए ये उपचुनाव करवाए जाएंगे। 10 नवंबर से नामांकन दाखिल किए जाएंगे। वहीं 18 नवंबर को चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा। 25 को यहाँ पर इलेक्शन होंगे और 27 को रिजल्ट भी घोषित कर दिए जाएंगे। बात राजस्थान की, जहां राजसमंद में आज सबसे ऊंची शिव प्रतिमा का लोकार्पण होने वाला है। सीएम अशोक गहलोत करेंगे प्रतिमा का लोकार्पण। 369 फुट ऊंची है शिव प्रतिमा। विश्वास स्वरूपम श्रद्धालुओं के लिए लिफ्ट, सीढ़ियों और हॉल की सुविधा है। हॉल में 10,000 लोगों के मौजूद रहने की क्षमता। प्रतिमा बनने में लगा 10 साल का समय। राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथद्वारा कस्बे में आज 369 फुट ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का लोकार्पण होगा। शिव प्रतिमा का लोकार्पण राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत करेंगे। उनके अलावा लोकार्पण समारोह में कथावाचक मुरारी बापू, योग गुरु बाबा रामदेव और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी भी मौजूद रहेंगे। दावा है कि भगवान शिव की अल्हड़ व ध्यान मुद्रा वाली ये प्रतिमा दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा है, जो 10 साल में बनकर तैयार हुई है और इसे संत कृपा सनातन संस्थान द्वारा तैयार किया गया है। प्रतिमा के पास लिफ्ट, सीढ़ियां और विशाल हॉल भी बनाया गया है। इस प्रतिमा की खूबी ये है कि इसके अंदर बने हॉल में 10,000 लोग एक साथ एक समय में आ सकते हैं, यानी एक गांव या कस्बा इस प्रतिमा में बस सकता है। प्रतिमा को तैयार करने वाली संस्थान के ट्रस्टी मदन पालीवाल के मुताबिक प्रतिमा के उद्घाटन के बाद 29 अक्टूबर से 6 नवंबर तक 9 दिनों तक धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। इस दौरान मुरारी बापू राम कथा का पाठ भी करेंगे। पालीवाल ने बताया कि प्रतिमा के अंदर सबसे ऊपरी हिस्से में जाने के लिए 4 लिफ्ट और 3 सीढ़ियां बनी हुई है। आपको बता दें कि इस परियोजना की नींव अगस्त 2012 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और मुरारी बापू की मौजूदगी में रखी गई थी। ये जगह उदयपुर शहर से लगभग 45 किलोमीटर दूर है।
और हेलो इंडिया में बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां शिंदे सरकार का बड़ा फैसला। महाविकास आघाड़ी सरकार के 25 नेताओं की सुरक्षा घटाई। एनसीपी, कांग्रेस, उद्धव गुट के नेताओं की सुरक्षा घटाई गई है। जेड से वाई प्लस हुई। अजीत पवार, दिलीप वालसे पाटिल की सुरक्षा, संजय राउत, अनिल देशमुख की सुरक्षा भी हुई कम। काफी लंबे समय तक चली सियासी उथल पुथल के बाद अब महाराष्ट्र की सत्ता में आई शिंदे सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। महाराष्ट्र सरकार ने विपक्ष के 25 नेताओं की सुरक्षा घटा दी है। जिन पार्टी नेताओं की सुरक्षा घटाई गई है उनमें एनसीपी, कांग्रेस पार्टी और उद्धव ठाकरे गुट के लोग शामिल हैं। एनसीपी नेताओं अजीत पवार और दिलीप वालसे पाटिल की सुरक्षा को जेड श्रेणी से घटाकर वाई प्लस कर दिया गया है। वहीं राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, संजय राउत, छगन भुजबल, बालासाहेब थोराट, नितिन राउत, नाना पटोले, जयंत पाटिल, विजय वडेट्टीवार, धनंजय मुंडे, नवाब मलिक, नरहरी झिरवाल, सुनील केदार समेत कई नेताओं की सुरक्षा कम कर दी गई है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और बीजेपी की गठबंधन सरकार ने पिछली महाविकास आघाड़ी सरकार के कम से कम आधा दर्जन फैसलों पर या तो रोक लगा दी है या उन्हें पलट दिया है, जिसमें राज्य में लंबित मामलों की जांच के लिए सीबीआई को मंजूरी बहाल करना और आर्य मेट्रो कारशेड को ट्रांसफर करना भी शामिल है। और अब खबर झारखंड से, जहां खनन घोटाले मामले में आज रांची ईडी कोर्ट में सुनवाई। विधायक पंकज मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई। 17 अक्टूबर को दायर की थी जमानत याचिका। 2 अन्य आरोपियों की जमानत याचिका पर भी होगी सुनवाई। 19 जुलाई से ईडी की हिरासत में पंकज मिश्रा। सीएम सोरेन के विधायक प्रतिनिधि हैं पंकज मिश्रा। झारखंड के बहुचर्चित खनन घोटाले मामले में आज रांची ईडी कोर्ट में सुनवाई है। अदालत में आज सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है, जो खनन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में है। पंकज मिश्रा के अलावा आज उनके सहयोगी बच्चू यादव और प्रेम प्रकाश की जमानत याचिका पर भी सुनवाई होगी। तीनों आरोपियों के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दायर कर दी है और अब तीनों आरोपी कोर्ट से जमानत की गुहार लगा रहे हैं, जिसको लेकर ईडी ने पिछली सुनवाई में अदालत से जवाब दाखिल करने का समय मांगा था। आपको बता दें कि पंकज मिश्रा ने 17 अक्टूबर को जमानत याचिका दायर की थी। पंकज 19 जुलाई से ईडी की हिरासत में है। अवैध खनन के मामले में ईडी ने प्रेम प्रकाश के 16 ठिकानों पर छापेमारी की थी और 25 अगस्त को उसे गिरफ्तार किया था। ईडी को प्रेम प्रकाश के अरगोड़ा स्थित आवास से 2 AK-47 राइफल बरामद हुई थी। वहीं ईडी ने पत्थर व्यापारी बच्चू यादव को 4 अगस्त को गिरफ्तार किया था। और छठ पर्व का आज दूसरा दिन। खरना के बाद शुरू होगा 36 घंटे का निर्जला उपवास। सूर्य देव को चढ़ाया जाएगा गुड़ की खीर का प्रसाद। तीसरे दिन दिया जाएगा सूर्य को अर्घ्य। सूर्य उपासना के सबसे बड़े त्योहार छठ पूजा का आज दूसरा दिन है। व्रत रखने वाले लोग आज खरना के बाद 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू करेंगे। खरना का मतलब शुद्धिकरण होता है। आज के दिन व्रती महिलाएं शाम होने पर गुड़ की खीर का प्रसाद बनाकर पूजा करेंगी और सूर्य देव को प्रसाद अर्पित करने के बाद अपना उपवास खोलेंगी और प्रसाद को सभी लोगों में बांटेंगी। और फिर खरना के अगले दिन नंगे पांव पवित्र नदी की लहरों में उतरकर डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और चौथे और आखिरी दिन उगते हुए सूर्य की उपासना के साथ आस्था के इस महापर्व का समापन होगा। छठ पर्व की शुरुआत हो गई है और छठ पर्व का आज दूसरा दिन है, जहां खरना के बाद 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू होगा। खबर दिल्ली से, जहां बड़ा हवाई हादसा टला है। बेंगलुरु जा रहे इंडिगो के विमान में लगी आग। उड़ान भरने के पहले विमान के इंजन में लगी आग। स्पार्क दिखने के बाद रोका गया टेक ऑफ। सभी यात्री और क्रू मेंबर सुरक्षित। राजधानी दिल्ली में शुक्रवार रात एक बड़ा हवाई हादसा टल गया। दरअसल दिल्ली से बेंगलुरु जा रहे इंडिगो के एक विमान में अचानक आग लग गई, जिसके बाद विमान को दिल्ली हवाई अड्डे पर खड़ा करना पड़ा। जानकारी के मुताबिक ये विमान रनवे पर दौड़ चुका था और कुछ सेकेंड्स में टेक ऑफ करने ही वाला था कि इंजन में स्पार्क दिखने के बाद पायलट ने टेक ऑफ नहीं किया। कंपनी ने एक बयान में कहा कि दिल्ली से बेंगलुरु जा रही इंडिगो की उड़ान संख्या 6E2131 को रात में लगभग 9:45 पर टेक ऑफ रद्द करना पड़ा और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस उड़ान को फुल इमरजेंसी घोषित कर दिया गया। आईजीआई डीसीपी ऑफिस के मुताबिक इस फ्लाइट में कुल 184 लोग सवार थे, जिसमें 7 क्रू मेंबर्स थे। सभी यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। Flight 2131 stop. Oh shit.